हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि कई सारी न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 4 मोर जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिससे अब 34 जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ थी उससे बढ़कर 38 हो जाएगी। आइए देखते हैं कि क्या ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं अगर वो करती है तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी अप्रूव क्या हुआ है। तो अभी अप्रूव ये हुआ है कि भाई जो अभी 34 जजेस की ये संख्या थी, वो अब हम उसको 4 जजेस को और बढ़ाकर हम 38 करने जा रहे हैं। ऐसा जो यूएन कैबिनेट है उसने मतलब डिक्लेयर किया है, बेसिकली नोटिफाई किया है। अच्छा, तो उससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि भाई जो चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेस हैं उनकी संख्या अब 38 हो जाएगी। ये कैसे होगा? ये होगा कि भाई जो अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमको, किसमें? एक आता है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। ये पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्टेड एक एक्ट है जो 1956 में नंबर ऑफ जजेस को डिफाइन करने के लिए बना था। ठीक है, तो क्या इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगेगा क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है? तो यस, ऑब्वियसली ये सिर्फ गवर्नमेंट अपने एंड पे नहीं कर सकती, सिर्फ नोटिफाई करने से ये नहीं होगा। ये अब गवर्नमेंट को जाके पार्लियामेंट में इसको पारित करना होगा और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद नाउ विल बी द सैंक्शनिंग स्ट्रेंथ टू बी इंक्रीज टू 38। ये हमने देख लिया। अच्छा, तो इसका क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस भी है? जी हाँ, आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जो पार्लियामेंट है ये डिटरमाइन करेगी कि कितने नंबर ऑफ जजेस हैं होंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आर्टिकल 124 से ये पता चलता है कि पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस बैठेंगे उनका नंबर वो डिसाइड कर सकती है। इसीलिए पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 पारित किया गया था 1956 में, आज़ादी के मतलब संविधान लागू होने के 6 साल बाद। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम इतने जजेस लगभग इसमें बैठेंगे और 1956 में 8 जजेस का प्रस्ताव इस एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस बैठेंगे। फिर 2009 में ये संख्या बढ़कर 31 हो गई, 2019 में दोबारा बढ़ाई गई ये संख्या, फिर 34 हो गई और अभी प्रपोज किया गया है यूएन कैबिनेट के द्वारा कि इसकी संख्या बढ़ाकर 38 कर दी जाएगी, ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद। तो चलिए, ये हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और हुआ क्या है वो। अब देखते हैं कि भाई क्या बेसिकली इससे क्या ज़रूरत थी इसको लाने की और क्या अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमी पड़ रही थी क्या जो ये लाना पड़ा। तो हुआ क्या कि भाई हमने कुछ की रीजंस हैं हमारे कि हमने जो स्ट्रेंथ इंक्रीज की सुप्रीम कोर्ट की वो कुछ बेसिस पे की है। जैसे भाई हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग केसेस बढ़े जा रहे थे, फिर लगभग 80,000 से ज़्यादा केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग पड़े हुए हैं और भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के केसेस यानी संविधान को परखने की कोशिश, जिसको इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि भाई संविधान को देख के सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी कि क्या ये जो एक्ट है ये संवैधानिक है या नहीं, उसके केसेस। फिर अपील्स के थ्रू आते ही हैं भाई, हाई कोर्ट के जजमेंट्स को अपील किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर, आप उसके थ्रू आ सकते हैं। और बहुत सारी पीआईएल्स, हमारे जो पीआईएल एक्टिविस्ट्स हैं उनके द्वारा भी आ रही हैं। तो इसको मिला के 80,000 से ज़्यादा, लगभग 80,000 से ज़्यादा केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो चुके हैं इस समय, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि अगर जस्टिस डिले होता है तो जस्टिस डिनाइड भी होता है। एक फेमस कोट है ऑब्वियसली मार्टिन लूथर किंग का। तो ये हो गया हमारे पास। फिर हमको उस जो एफिशिएंसी है इसको भी घटते हुए हम देखते हैं अगर इतना ज़्यादा पेंडेंसी होती है हमारे यहाँ, तो इसी की वजह से ये एक्ट लाया गया है। और एक कारण बताया जा रहा है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट का रोल भी तो एक्सपैंड हो रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भाई कितनी चीज़ों में काम करता है, सिर्फ वो केसेस ही नहीं सुनता, वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। भाई संविधान की रक्षा करना भी सुप्रीम कोर्ट का ही काम है, ताकि पार्लियामेंट हो यानी लेजिस्लेचर या जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं यानी एग्जीक्यूटिव, जो प्राइम मिनिस्टर से लेके पूरा मशीनरी है इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, उनके द्वारा कहीं संविधान का हनन ना हो जाए, ये भी देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। फिर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है कि भाई किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो रहा हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। एंड ऑब्वियसली ये आर्बिटर की तरीके से काम करता है, अगर सेंटर और स्टेट में या किन मल्टीपल स्टेट्स में भी अगर कोई डिस्प्यूट यानी भेदभाव पैदा होता है तो उसका भी आर्बिटर यानी जो सुलझाने का काम करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो अगर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमको जजेस भी इंक्रीज करने ही होंगे, यानी अगर जिम्मेदारी बड़ी है तो हमको जो नंबर ऑफ जजेस हैं उनको भी बढ़ाना होगा। अच्छा, एक और कारण बताया जाता है कि जो लिटिगेशन है वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका कारण क्या है कि भाई सबसे पहली चीज़ तो पॉपुलेशन ही बढ़ रही है तो लिटिगेशन भी बढ़ेगा। फिर लीगल अवेयरनेस भी लोगों के अंदर बढ़ रही है कि हाँ, हम अपने इस दिक्कत के लिए हम यहाँ पे जाके लिटिगेशन फाइल करेंगे तो हमको मदद मिल सकती है। तो ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि लिटिगेशन इंक्रीज होती हुई दिख रही है इंडिया में। फिर गवर्नेंस रिलेटेड डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए हम आगे चल के देखेंगे कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी लिटिगेंट बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। फिर इकोनॉमिक और रेगुलेटरी लिटिगेशंस भी राइज हो रहे हैं,
क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक लिटरेसी भी बढ़ रही है और वो अपने पूंजी को भी बचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो उद्योगपति हों या आम जन मनुष्य, और सभी लोग ये चीज़ें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इसमें, इसीलिए लिटिगेशन बढ़ रही है और इसी ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमको जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने का हमने काम किया। चलिए ये हमने देख लिया। फिर इससे हम कुछ बेनिफिट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं तो कुछ भाई अच्छा भी तो हो। तो अच्छा ये होने की फिराक में है कि अब भाई हमारा जो पेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी बढ़ गई है 80,000 से ज़्यादा, तो उसको रिड्यूस होगा। वो कैसे भाई, जब जजेस बढ़ गए हैं तो बेंच भी बढ़ेंगी, बेंच बढ़ेंगी तो फास्टर डिस्पोजल होगा भाई, जो सुनवाई होगी वो जल्दी होगी और जल्दी उसका डिस्पोज ऑफ भी होगा वो केस, यानी जल्दी उसका जजमेंट आएगा। फिर जो बेटर केस मैनेजमेंट होगा भाई, पहले एक जज के ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं, अब जजेस की संख्या बढ़ रही है तो वो अच्छे से सुनवाई करके और बेहतर जजमेंट दे पाएंगे विदाउट एनी बर्डन। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये बैकलॉग को क्लियर करने में और टाइमली जस्टिस को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए ये देख लिया। फिर जो बेंच है वो उसमें स्पेशलाइजेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भाई एक रेगुलरिटी इन बेंच ले आके हम एक बेंच टैक्स के लिए डेडिकेट करते हैं, एक बेंच जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाए, एक बेंच जो क्रिमिनल अपील्स आ रही हैं उनको देख ले। तो इस तरीके से हम स्पेशलाइज्ड बेंच बना के रेगुलरिटी ऑफ बेंच का काम आसान कर सकते हैं और जिससे फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस हमेशा होगा और एक एक्सपर्टाइज भी बनी रहेगी कि भाई ये जज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के या ये जज कमर्शियल लॉ के एक्सपर्ट हैं, तो इनको हम इन जो केसेस आएंगे, ये वाले केसेस आएंगे, वो हम इन्हीं को अलॉट कर देंगे, जिससे एफिशिएंसी भी बनी रहेगी और टाइमली जस्टिस भी मिल जाएगा। चलिए ये भी ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि भाई हमारा जो जस्टिस एक्सेस करने का टाइम है वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। जैसे भाई हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो जल्दी सुनवाई हो जाएगी हमारी, और जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे हमको सहूलियत होगी और ये फास्टर रिलीफ देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है यानी पब्लिक का भरोसा है जुडिशरी पे वो भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। फिर भाई हमने कुछ देखा कि इसमें कुछ लिमिटेशंस और कुछ कंसर्न्स भी हैं हमारे कि ऐसा करना कितना उचित है और क्या इसके आगे भी हमें कुछ करना चाहिए। तो भाई उसके कुछ लीगल कंसर्न्स हमारे सामने आए, जैसे कि भाई सिर्फ जजेस मिलकर ही जो पेंडेंसी ऑफ केस है ये सॉल्व नहीं कर सकते कि जजेस की संख्या बढ़ा दी तो पेंडेंसी ऑफ केसेस जल्दी सॉल्व होने लगेंगे, नहीं। उसके और भी ज़्यादा स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, जैसे प्रोसीजरल डिलेज हैं। भाई हम जाते हैं लिटिगेशन फाइल करते हैं, लिटिगेशन प्रिंट होती है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ आते हैं, कई जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद बेंच जो गठित होगी उस बेंच के गठन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जितना प्रोसीजरल डिले होता है ये सबसे ज़्यादा डिलेज में काउंट हो जाता है। फिर जो एडजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं भाई, जजेस कई बार बहुत ही जल्दी जल्दी एडजमेंट दे देते हैं, 1-2 घंटा भी प्रॉपर केसेस को बिना सुने एडजमेंट दे दिया जाता है, जिसकी वजह से ये डिले और बढ़ जा रहे हैं। फिर गवर्नमेंट एज अ लार्जेस्ट लिटिगेंट, जैसा हमने पहले देखा कि भाई कई सारे डिसअप्रूवल्स आते हैं गवर्नेंस के ही बेसिस पे, तो गवर्नमेंट खुद ही सबसे बड़ी लिटिगेंट बन चुकी है इस समय सुप्रीम कोर्ट में, यानी गवर्नमेंट खुद ही बहुत सारे केसेस लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में, इवन सबसे ज़्यादा केसेस गवर्नमेंट ही लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से जो सिस्टमिक इनएफिशिएंसीज हैं उसकी वजह से पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ऐसा बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। फिर जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ हमको जजेस का नंबर इंक्रीज करने से काम नहीं चलेगा, जैसे केस मैनेजमेंट सिस्टम हमको बेहतर करना होगा। फिर जो वैकेंसीज हैं लोअर जुडिशरी में उनको सबसे पहले हमको फिल करना होगा, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस वही डील करते हैं, ऐसा आगे हम अभी देखेंगे। फिर हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा ताकि ई कोर्ट्स हमारी बने, ई कोर्ट्स बेहतर काम करें, जिससे जल्दी हो जाए, टेक्नोलॉजी की मदद से जल्दी काम हो जाए। और ऑब्वियसली कलेजियम डिलेज, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है कलेजियम सिस्टम के थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा ओपेक होता है और उसमें कई सारे डिलेज भी होते हैं, इस वजह से हमको रिकमेंडेशन में भी डिले देखने को मिलता है। फिर जो गवर्नमेंट अप्रूवल देती है उसका वो भी हमको डिले उसमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार कंटेंशियस इशू बन जाता है कई जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके, जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस पे बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और ये जो अपॉइंटमेंट का डिले है ये और ज़्यादा जजेस की स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा डिलेज हमको देखने को मिलते हैं। तो समझ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल चैलेंजेस ही हैं हमारे पास इस समय इसको टैकल करने के। इसीलिए ब्रॉडर कंटेक्स्ट में हमने ये देखा है कि जुडिशियल पेंडेंसी जो इंडिया में है वो लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा ओवरऑल केसेस की है, जिसमें से जैसा कि हमने कहा कि जो लोअर जुडिशरी में हम वैकेंसीज को फिल करें उसके लिए लगभग 85 से 90% जो केस हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैंडल करती हैं। तो ऑब्वियसली हमको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम होलिस्टिक रिफॉर्म कर सकें, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सेंट्रिक रिफॉर्म में ही ना सीमित रह जाए, हमको पूरी जुडिशरी का रिफॉर्म करना होगा। इसीलिए हमने चैलेंजेस देखे तो वे फॉरवर्ड हमको जरूर देखना चाहिए कि हम कैसे अपनी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो भाई हम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को इंश्योर कर सकते हैं। वो कैसे? हम जजेस सारे लेवल पे यानी लोअर जुडिशरी पे से लेके हायर
जुडिशरी यानी हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट, इन सभी पे जो स्ट्रेंथ है उनको हमको एक साथ इंक्रीज करना होगा, ताकि जो लोअर लेवल पे जो जजेस हैं उनकी भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। और उसको करने का एक बहुत बड़ा अच्छा जो सजेशन आता है हमारे पास, वो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। जैसे आईएएस और आईपीएस की रिक्रूटमेंट्स होती है और बाकी सारे सर्विसेज की सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट्स होती है, वैसे ही एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का भी रिक्रूटमेंट बोर्ड बनना चाहिए। उसकी अध्यक्षता खुद सुप्रीम कोर्ट ही करे या कोई भी करे, लेकिन एक अनबायस्ड एग्जाम और एक फेयर एग्जाम होना चाहिए जिसके थ्रू जजेस का सिलेक्शन हो, ताकि रेगुलर वैकेंसीज को फिल किया जा सके और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज ना हो जैसा कॉलेजियम सिस्टम में होने लगते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाएगा इसका, जिसकी वजह से ये एंटायर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा और सिर्फ एपेक्स कोर्ट तक ही ये जो जजेस का इंक्रीज है ये सीमित नहीं रह जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो एडजमेंट रूल्स हैं उनको भी हमको स्ट्रिक्ट करना होगा कि भाई जजेस को इतनी जल्दी ही भाई थोड़ी देर सुना और हमने एडजमेंट दे दिया, ऐसा भी जजेस ना कर पाए। इसके लिए हमको कुछ प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता होगी, ताकि एक स्ट्रिक्ट रूल्स बने एडजमेंट को लेके। फिर टाइम बाउंड केस डिस्पोजल होना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में किसी भी केस को सुनवाई करके एक जज को अपना निर्णय देना चाहिए, नहीं तो जजेस अपने स्तर पे कई बार पेंडेंसी ऑफ केसेस को बढ़ावा देने लगते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट जजमेंट रूल्स ना होने की वजह से। ठीक है, तो इसलिए जो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमको जो डिलेज हैं उनको कम करना है और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है। तो फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी होने चाहिए हमारे पास, जैसे एआई बेस्ड केस लिस्टिंग हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। फिर वर्चुअल कोर्ट्स, भाई जो आने जाने में जो डिलेज होते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा एडजमेंट मिलता है, वर्चुअल कोर्ट स्थापित कर दीजिए, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और उसके बाद अपना अपना फैसला उनका सुनाया जाए, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी है उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और जस्टिस का भी एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट लिटिगेशन है उसको हमको रिड्यूस करने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी का रिफॉर्म आना चाहिए हमारे पास, ताकि जो अननेसेसरी लिटिगेशन है उसको मिनिमाइज किया जा सके और गवर्नमेंट एक पॉलिसी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े, ना कि सिर्फ लिटिगेशन की तरफ। इसलिए कहा जाता है कि अगर हमको सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ में कुछ एक्सपेंशन करना है तो वो नेसेसरी तो है, लेकिन सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि अगर हमको इमीडिएट प्रेशर को ईज करना है और सिस्टमिक जुडिशियल रिफॉर्म्स को बढ़ावा देना है, फिर प्रोसीजरल एफिशिएंसी के साथ, उसके लिए हमको लोअर कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करना होगा। और एसेंशियल है क्या? टाइमली जस्टिस डिलीवरी इन इंडिया बिकॉज ऑफ द प्रोसीजरल एफिशिएंसी, सिस्टमिक जुडिशियल रिफॉर्म्स और लोअर कोर्ट्स की स्ट्रेंथनिंग के साथ हम टाइमली जस्टिस डिलीवरी को अचीव कर पाएंगे इंडिया में। और इसी के साथ हम कंक्लूड कर रहे हैं अपने इस टॉपिक को, ताकि अगर आपको ये और बेहतर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।